हेलो बच्चों, नमस्कार। हिंदी मेथड वाले बच्चों को मैं कल पाठ योजना बनाना सिखा रही थी। बेटा, आप सब बच्चों का मैसेज आ रहा है कि मैम ऐसे ही बनाना है। ये जो पाठ योजना मैं बता रही हूँ ये मोटी डायरी में बनानी है आपको इस तरह से। लेकिन अब फिलहाल आप सभी अपने रफ रजिस्टर में इसको जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से बना लो। फिर एक अपना टॉपिक लेके अच्छे से उसको आप बना के रफ पर ही और मेरे पास सेंड करना, ताकि मैं देख लूं कि आपने सही बनाई है कि नहीं। ठीक है। तो कल हमने पाठ्य योजना बनाने के बारे में स्टार्टिंग से यहाँ से बात कर ली थी। जो बच्चे बाद में ऐड मेरे ग्रुप में जुड़ी हैं वो एक दूसरे बच्चे से इसको सेंड करवा सकते हैं, एक दूसरे की से हेल्प ले सकते हैं और इसको बना सकते हैं। सिर्फ हमने एक या दो टॉपिक शायद वर्तनी तक, यहाँ तक हमने इस पाठ योजना को बना लिया था। अगर ज़्यादा समय लूँगी तो ये एक ही पाठ योजना में आपका एक वीक निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा स्पीड से चलते हैं। ठीक है। वर्तनी आपने कल लिख लिया था शायद यहाँ पर। तो वर्तनी जो है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य का ही टॉपिक चल रहा है, यानी कि मेन जो उद्देश्य था ज्ञानात्मक, उसी की बातें चल रही हैं। और उसका दूसरा पॉइंट वर्तनी था, जिसमें हमने ये लाइन लिखी थी कि विद्यार्थी शब्दों की अशुद्ध वर्तनी को शुद्ध कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इसी में ही कठिन शब्द। भाई जो भी पाठ हम पढ़ेंगे उसमें कठिन शब्दार्थ को करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, उससे कठिन शब्द क्या हो गया, ज्ञानात्मक उद्देश्य में आ गया। और वहां पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में क्या आएगा कि विद्यार्थी कठिन शब्दों के अर्थ से अवगत होकर अपने शब्दकोश में वृद्धि करेंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी कठिन शब्दों के अर्थ से अवगत होकर अपने शब्दकोश में वृद्धि करेंगे। ध्यान रहे कोई भी बच्चा अशुद्धियां न करे। ठीक है। नेक्स्ट है इसी का ही बेटा, इसी का यानी कि ज्ञानात्मक का ही ये पॉइंट चल रहे हैं, जैसे 1, 2, 3 और ये चौथा पॉइंट चल रहा है। फिर इसका जो ए भाग था भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, इसी का दूसरा पार्ट आएगा विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। अब आएगा नवीन शब्द रचना। ठीक है, इसी का पॉइंट है बेटा ये ए वाले पार्ट का, यानी कि ज्ञानात्मक में जो ए पॉइंट था उसी का चौथा पॉइंट है। ठीक है, नवीन शब्द रचना। और इसके सामने ही हम लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में नवीन शब्द रचना के सामने क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी छोटा जादूगर। यहाँ पर इस बच्ची का टॉपिक है छोटा जादूगर। नए आने वाले बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाए नहीं, ये आपका टॉपिक है बेटा, आपका प्रकरण है। जो प्रकरण आपने लिया है उसके बारे में ही जिक्र करोगे। छोटा जादूगर मत लिख देना सभी। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे नवीन शब्द रचना में कि विद्यार्थी अपना प्रकरण का नाम, जैसे किसी का मिठाई वाला है, किसी का मीराबाई है, किसी का जैसे सर्वनाम संज्ञा के, इसका व्याग्रामर में अलग होगा। तो विद्यार्थी छोटा जादूगर पाठ में आए कठिन शब्दों से नवीन शब्दों की रचना कर सकेंगे। विद्यार्थी छोटा जादूगर पाठ में आए कठिन शब्दों से नवीन शब्दों की रचना कर सकेंगे। भाई छोटा जादूगर पाठ जब वो पढ़ लेंगे तो उसमें जो कुछ कठिन शब्द आए थे उनसे ही कुछ वो नए शब्दों की रचना भी कर सकेंगे। ये बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आएंगे। किसके पीछे, ज्ञानात्मक उद्देश्य के कारण। ठीक है बेटा, कोई भी गलत मत करना। जिसको समझ में नहीं आए तो वो मेरे को बताए, लेकिन थोड़ा सा धैर्य से इसको सुने और समझे। ठीक है, सभी इस डायरी में देखो, सब जो पॉइंट आप लिख रहे हो जिसमें प्रत्येक पॉइंट के बाद यहाँ पर लाइन छोड़ी गई है। ये नहीं कि आप इस लाइन को लेकर वहां लिख दो और इस पॉइंट को यहाँ लिख दो, इस तरह से नहीं होगा। प्रत्येक पॉइंट के सामने ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आएगा और प्रत्येक के बाद एक लाइन आप खाली छोड़ोगे। देख लो इस डायरी में, इसी तरह से आपको खुली खुली पाठ योजना बनानी है। ठीक है, नवीन शब्द रचना हो गई। अब आ जाओ ए का बे पार्ट, यानी कि ज्ञानात्मक का बे पार्ट है। ये देखो बे पार्ट है। इस बे पार्ट में आप लिखोगे, यहाँ पर मेन पॉइंट क्या होगा, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। क्या है, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। ये शिक्षण उद्देश्य में है बेटा, यानी कि कल मैंने जो आपको हाशिया बताया था किस तरह से खींचना है, उसके इधर क्या आएगा बे पॉइंट, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना।
ठीक है। अब अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इसी के सामने आएगा कि विद्यार्थी छोटा जादूगर पाठ की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। आपका जो भी प्रकरण है उसको आप यहाँ लिखोगे। जैसे आपका प्रकरण है विद्यार्थी मीराबाई पाठ की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। जिसका मिठाई वाला पाठ है तो या नादान दोस्त है तो वो क्या करेंगे कि विद्यार्थी नादान दोस्त पाठ की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब दूसरे पेज के ऊपर यानी कि दूसरे पृष्ठ के ऊपर हमारा मेन पॉइंट आ गया यहाँ पर अर्थग्रहण। बेटा ध्यान रहे मेन जो पॉइंट है यानी कि मेन जो आपके शिक्षण उद्देश्य हैं वो इस अलग पेन से लिखना, जिस तरह से इन्होंने लिख रखा है जैसे अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति, कौशलात्मक, अभिरुचि और इधर ये अभिवृत्ति, ये सब आप अलग पेन से लिखना ताकि ये दिखे कि भाई मेन पॉइंट कौन सा है, मेन शिक्षण उद्देश्य कौन सा है। अब अर्थग्रहण हमने ज्ञानात्मक पर बात कर ली है, उसके बाद अगर हम उसी पेज पे रहते हैं तो वहां पर हम एक लाइन खींच देते हैं, वरना यहाँ पर पेन चेंज कर रहे हैं तो अपने आप दिख रहा है कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट चल गया, यानी कि मेन शिक्षण उद्देश्य में दूसरा शिक्षण उद्देश्य आ गया अर्थग्रहण का या फिर जैसे कई में बोध ग्रहण आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, लेकिन हिंदी में हमने क्या किया है अर्थग्रहण। कोई भी किसी भी प्रकार की पाठ्य योजना की किताब से नकल नहीं करेगा, क्योंकि अब मैं हमेशा अपने यहाँ पर सभी कॉलेजों की अलग अलग पाठ्य योजना होती है। अगर सभी बच्चे इस तरह से करके लाओगे तो सेम हो जाएगा, और अगर किसी बच्चे ने नकल की है तो वो फिर वो नकल ही मानी जाएगी, क्योंकि हमारी पाठ्य योजना किसी भी कॉलेज की पाठ्य योजना से या किसी भी पाठ्य योजना की बुक से यानी कि पुस्तिका से नहीं मिलती है। हम यहाँ पर अलग पाठ्य योजना बनाना सिखाते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की नकल नहीं करना। एक दूसरे बच्चे की हेल्प ले सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन कोई भी नकल नहीं करके लाएगा। तो अर्थग्रहण सेकंड पॉइंट आ गया अर्थग्रहण। अर्थग्रहण के सामने देखो बेटा, अर्थग्रहण के सामने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में क्या आएगा, विद्यार्थी छोटा जादूगर पाठ की विषय वस्तु ध्यान पूर्वक सुनकर अपने मुख्य भावों का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। ये तो मैं आपके पास फोटो भेजूंगी, यानी कि इस नोट्स की इस डायरी की फोटो भेजूंगी, उसमें आप क्लियर कर लेना कि कौन सी चीज कहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर थोड़ा समझ लो ध्यान से। अर्थग्रहण के सामने आपने क्या लिखा कि विद्यार्थी छोटा जादूगर पाठ की विषय वस्तु ध्यान पूर्वक सुनकर अपने मुख्य भावों का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। नेक्स्ट, अब इसी में यानी कि मेन पॉइंट क्या था अपना, अर्थग्रहण उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य क्या था, अर्थग्रहण। अब इसी में 2 पॉइंट आएंगे, किस तरह से किस तरह से ज्ञान ग्रहण करेंगे, एक तो सुनकर और एक पढ़कर। तो सबसे पहले हमारा आएगा इसमें अर्थग्रहण के अंदर सबसे पहला पॉइंट आएगा सुनकर अर्थ ग्रहण करना। आप इसको जो सैंपल देते हो वो अलग अलग देना बेटा, कभी ये लिख दो, ये 1-2 यहाँ पर भी लिख दिया, ये इसमें भी लिख दो, या तो रोमन में लिखना या हिंदी में लिखना, किसी भी प्रकार से लिखना, लेकिन इसको अलग अलग लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ ग्रहण में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना। विद्यार्थी सुनकर भी तो अर्थ ग्रहण करते हैं, तो क्या इसके सुनकर अर्थ ग्रहण के सामने क्या आएगा कि विद्यार्थी स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ विषय वस्तु का वाचन कर सकेंगे। विद्यार्थी स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ विषय वस्तु का वाचन कर सकेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अर्थ ग्रहण में ही दूसरा पॉइंट आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अब इसके सामने क्या लिखोगे कि विद्यार्थी छोटा जादूगर, जैसा आपका जो भी टॉपिक है उसके बारे में लिखोगे कि विद्यार्थी नादान दोस्त पाठ की विषय वस्तु के भावार्थ से अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। भावार्थ से अर्थ ग्रहण कैसे करेंगे, क्योंकि वो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पर तो सुनकर कर रहे हैं कि भाई स्वरों का जो उतार चढ़ाव है उससे विषय वस्तु का वाचन कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो स्वयं उसको पढ़कर अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो इसलिए उसके भावार्थ से अर्थ ग्रहण कर सकेंगे, ठीक है। अब मेन पॉइंट आ गया, फिर दोबारा से जैसे ज्ञानात्मक अर्थ ग्रहण के बाद अब अभिव्यक्ति आ गया। इन सब के लिए इन्होंने पिंक
पेन का प्रयोग किया है। आप अपनी तरफ से किसी भी पेन का यूज करें, लेकिन सभी मेन जो उद्देश्य है उनके लिए आप एक ही पेन का यूज करें, जैसे अर्थग्रहण का, ज्ञानात्मक का, अभिव्यक्ति का, कौशलात्मक का, अभिरुचि का, अभिवृत्ति का। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट आ गया। देखो बेटा, इसने फिर ये पॉइंट खत्म होने के बाद यहाँ पर एक लाइन खींच रखी है इस वजह, ताकि ये अलग से दिखे। और अगर आप इसमें 2 लाइन का गैप करके यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हो तो अपने आप भी यहाँ पर दिखता है कि यहाँ पर तीसरा पॉइंट शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब आ जाओ अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्त करना। ठीक है, अपने भावों को व्यक्त करना। तो इसके सामने क्या लिखोगे? अभिव्यक्ति तो यहाँ पर आपका शिक्षण उद्देश्य हो गया, और इसके सामने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में क्या लिखोगे कि विद्यार्थी छोटा जादूगर पाठ की विषय वस्तु ध्यान पूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण उतार चढ़ाव पूर्वक उचित गति से अभिव्यक्त कर सकेंगे। कितनी अच्छी बात कही है कि जब छोटा जादूगर पाठ को बच्चे ने पढ़ लिया है, उसकी विषय वस्तु को उसने ध्यान पूर्वक सुन लिया है, तो वो क्या कर रहा है? शुद्ध उच्चारण कर रहा है और उतार चढ़ाव पूर्वक उचित गति के साथ अभिव्यक्ति भी देने लग गया है। अब बच्चा उसको, जब उसने उस विषय वस्तु को सुना था, लेकिन अब तो वो उसको खुद भी उसको अभिव्यक्त कर रहा है। अब अभिव्यक्ति के भी 2 पॉइंट है। जैसे आपके अर्थ ग्रहण के 2 पॉइंट थे और ज्ञानात्मक के 2 मेन थे और क्या है कि 4 पॉइंट थे, इसी प्रकार से अभिव्यक्ति के भी 2 पॉइंट हैं। पहला है शुद्ध बोलकर अपने भाव व विचारों को प्रकट करना। बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। आपका जो हाशिया है इसके इधर ही लिखोगे बेटा आप, है ना। ठीक है, क्या लिखा है इसने पहले पॉइंट पर? शुद्ध बोलकर अपने भाव व विचारों को प्रकट करना। आपकी राइटिंग बिल्कुल सही स्पष्ट होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए बेटा, ये ध्यान रहे। पाठ योजना क्योंकि इस तरह से नहीं मानी जाएगी भाई तुम जल्दी जल्दी में कर लो, ऐसा नहीं चलेगा। देखो कैसे लिखा है, इस बच्चे ने कितने साफ साफ लिख रखा है कि शुद्ध बोलकर अपने भाव व विचारों को प्रकट करना। अब इसी के सामने ऐसे शुद्ध बोल करे ना, तो इसी के सामने इस बच्चे ने एक लाइन छोड़ी है, आप भी एक लाइन छोड़ना, वरना ये क्या हो जाएगा? आपका सुलेख हो जाएगा। पाठ योजना नहीं, सुलेख दिखाई ज्यादा दिखेगा। तो शुद्ध बोलकर अपने भाव व विचारों को प्रकट करने, इसके सामने क्या लिखोगे कि विद्यार्थी उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थी उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अब इसने 2-3 लाइन क्यों छोड़ी है? क्योंकि इसका जो मेन पॉइंट था ये ही यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो इस बच्चे ने 1-2 लाइन किसके लिए छोड़ी? इसके लिए छोड़ा। आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ कर लेना, इतना तो आपको समझ होगी। ठीक है, तो इसके बाद लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट आ गया है। अभिव्यक्ति का सेकंड पॉइंट क्या है? शुद्ध लिख कर विचार अभिव्यक्त करना। शुद्ध लिख कर विचार अभिव्यक्त करना। और उसके सामने क्या लिखा है कि विद्यार्थी सुंदर लेख लिख सकने का कौशल अर्जित कर सकेंगे। सुंदर लेख लिख सकने का कौशल अर्जित कर सकेंगे। ये जो पॉइंट है ये अभिव्यक्ति में भी आ सकता है, और इसमें देखें तो कौशल की बात कही थी, कौशलात्मक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अभिव्यक्ति जब दे रहा है तो वो किसी भी प्रकार से दे सकता है, उसमें दक्षता आ ही जाती है, उसमें कौशल विकसित हो ही जाता है। ठीक है, अब ये पॉइंट भी पूरा होगा, यानी कि आपका तीसरा पॉइंट अभिव्यक्ति कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा कौशलात्मक, यानी कि चौथा शिक्षण उद्देश्य जो है मेन, वो आपका है कौशलात्मक। कई बार आपको पढ़ाते टाइम भी हम कहते हैं कि बेटा शिक्षण उद्देश्य होते हैं ज्ञानात्मक है, बोधात्मक है, अर्थग्रहण है, अभिव्यक्ति है, कौशलात्मक है, अभिरुचि है, अभिवृत्ति। उन सभी का प्रयोग आपको पाठ योजना के अंदर करना है। अब देखो कौशलात्मक में क्या है, चौथा पॉइंट आपका कौशलात्मक यानी कि मेन पॉइंट, और इसका एक ही लाइन की इसका एक्सप्लेन कर रखा है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। देखो कौशलात्मक में लिखा है इसके सामने कि विद्यार्थी शुद्ध वाचन एवं शुद्ध लेख लिखने का कौशल अर्जित कर सकेंगे। विद्यार्थी शुद्ध वाचन एवं शुद्ध लेख लिखने का कौशल अर्जित कर सकेंगे।
ध्यान रहे बेटा, अभिव्यक्ति के बाद यहाँ पर बच्चे ने मोटी लाइन खींच रखी है, आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर ये मेन पॉइंट उसने उसी पेन से लिखा है कौशलात्मक, और कौशलात्मक के सामने उन्होंने लेख लिखने का कौशल अर्जित कर सकेंगे लिखा है। ठीक है, आपको भी इसी तरह से। अब नेक्स्ट मेन पॉइंट आ गया अभिरुचि। इसको अभिरुचि या अभिरुचात्मक भी बोलते हैं। अभिरुचि 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 क्या होती है, मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपके सामने। अभिरुचि में देखो, इसके सामने क्या होता है कि विद्यार्थी गद्य साहित्य के विषय में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अभिरुचि, मैंने आपको बताया था बेटा, अभी मैंने कि जो कार्य पहले किसी ने किया और उसके पीछे पीछे जब करते हैं तो उस कार्य के पीछे जो रुचि है, उसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ नया किया है। तो उसने वो जो पाठ पढ़ा है, कौन सा, छोटा जादूगर, उसके बाद उसने गद्य साहित्य में रुचि लेना क्या कर दिया, उत्पन्न कर दिया। भाई उसने छोटा जादूगर जो गद्य की विधा यानी गद्य विधा में जो कहानी लिखी गई थी, पाठ लिखा गया था, उसको पढ़ा। अब उसको पढ़ने के बाद वो और अधिक मोटिवेट होता है और वो कुछ और कार्य करता है, तो उसका मतलब उसकी रुचि बढ़ी है, उसके कारण उसकी रुचि और हुई है और उसने गद्य साहित्य के विषय में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। ये बात कही। अच्छा बच्चों, आज इतना ही, आगे कल कराएं।